जो सफर की शुरुआत करता है वो मंजिल को पार करता है। बस एक बार चलने का हौसला रखिए, अच्छे इंसान का तो रास्ता भी इंतजार करता है। नारी तू ही गहना, घर का गहना, तुझमें ही माँ बीवी और बहना। A very warm good afternoon to one and all present here. Myself, Dr. Bhavana Agrawal, on behalf of Rabindranath Tagore University, Bhopal, welcome you all to this national webinar on International Day of Girl Child. My hearty welcome to Honorable Keynote Speaker, Ms. Uma Iyer Rao, Public Speaker, Media Advisor, Rural Communication, Politician Expert, Anchor at Ministry of Corporate Affairs, New Delhi. Our next keynote speaker is Mr. A.S. Kabir, Regional Director in National Service Scheme, Regional Directorate in Bhopal and Chhattisgarh, Ministry of Youth and Sports. Our next speaker is Mr. Prashant Dubey, Child Rights Specialist, founder of Awaaz, Bhopal in the Indian state of Madhya Pradesh. The International Day of the Girl Child is one of the main initiatives that have taken to unfold the girls of the society across the globe. Girls are the pillar of the society. Continuation of life is not possible without them. A small girl child can be a good daughter, a sister, a wife, and a mother in the future. If we kill the girl before birth or do not care of them after birth, then we will not get a loving daughter, sister, wife, or mother in the future. Unfortunately, girl child is not being treated well in our society. We have to raise our voice for them. Every year, on 11th October, the day is being celebrated worldwide. Now, I would like to request Dr. Neetu Paliwal, Dean of Science Department, RNTU, for briefing the session for giving detail about the webinar. Ma'am, please over to you. धन्यवाद भावना मैडम। आप सभी को मेरा नमस्कार एवं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक बधाई। मैं डॉक्टर नीतू पालीवाल, डीन विज्ञान विभाग रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी की तरफ से आप सभी अतिथि गणों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ जो आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। इसी के साथ ही मैं सभी शिक्षागण एवं विद्यार्थियों का भी स्वागत करती हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत आप सभी ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, दैनिक भास्कर में उमा मैडम एक न्यूज आई है कि एक लड़की ने कीर्तिमान रचा है। आरती रघुनाथ हैं जिन्होंने 88 डेज में 520 ऑनलाइन कोर्स करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने अपनी एमएससी की पढ़ाई जारी रखते हुए लॉकडाउन में करीब रोज 10 कोर्स किए हैं। इसी तरह आज का हमारा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लड़कियों को बेहतर शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना एवं उनके आत्मसम्मान में वृद्धि करना, वे अपने अधिकारों एवं सम्मान के लिए लड़ाई लड़ सकें। मेन चीज ये है मैडम कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई कोई भी नहीं लड़ रहा है। आज हाथरस का जो केस है, कहाँ जा रहे हैं हम ये हमें नहीं पता है। मेन उद्देश्य हमारा यही है कि लड़कियां अपने पूरे अधिकार और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ें एवं अन्याय के हेलो यस मैम। भावना मैम जी जी आपकी आवाज आ रही है। यस मैम, आ रही है मैम। कंटिन्यू मैम, प्लीज कंटिन्यू। मेरा हो चुका है मैम, अब आप आगे कंटिन्यू करें। Okay, thank you, ma'am. Now I request a keynote speaker, Mr. Prashant Dubey, founder of Awaaz, Bhopal in the Indian state of Madhya Pradesh, to say some few words. Over to you, sir. Prashant sir, over to you. जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भावना। नीतू मैम, कबीर सर, रीजनल डायरेक्टर भोपाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय सेवा योजना, उमा जी, डॉक्टर रेखा गुप्ता,
सभी शिक्षकगण और जितने साथी जो इस पूरे वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, आप सभी का आवाज की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन, शुभकामनाएं। और मुझे बहुत खुशी है कि आज के दिन इस महत्वपूर्ण परिचर्चा में मुझे भाग लेने का मौका मिल रहा है और मुझे यह भी मौका मिल रहा है कि मैं साथ ही अपने उद्गार व्यक्त कर सकूं। तो मैं कुछ मध्य प्रदेश की जो जमीनी स्थितियां हैं बालिका शिक्षा के संदर्भ में, अभी डॉक्टर पालीवाल कह रही थी कि आज की जो हमने कहानी पढ़ी दैनिक भास्कर में, निश्चित वो बहुत प्रेरणादायक है और बहुत सारी संभावना के द्वार भी हमारे सामने खोलती है कि हम किस तरीके से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। और खासकर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के संदर्भ में हम बालिकाओं के इस तरह के जब प्रकरण हमारे सामने आते हैं तो हमें लगता है कि वाह, निश्चित रूप से आज का दिन सार्थक हो रहा है और ये जो स्थितियां वो बदल रही है वो हमारे सामने हैं। लेकिन मैं कुछ बातों की तरफ और ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा और खासकर हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े साथी भी इस पूरी परिचर्चा को सुन रहे हैं, उनके संज्ञान में भी मध्य प्रदेश की कुछ चीजें लाना चाहता हूं कि अभी हमने बहुत सारे कदम तो तय कर लिए, हम निश्चित बहुत आगे आ गए हैं, लेकिन अभी हमें कुछ और स्तर पर काम करने की जरूरत है। और मैं और आपके सहयोग से, हम आपसी सहयोग से हम कैसे उन जो पड़ाव हैं हम उनको कैसे पा सकते हैं और कैसे हम उसमें साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलें, ताकि ये जो दिन है जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ये सही मायनों में और सार्थक हो सके और मध्य प्रदेश की स्थितियां मेरे और आपके या देश की स्थितियां मेरे और आपके एक साथ आने से ये बालिकाओं के संदर्भ में हम कैसे बदल सकते हैं। तो मेरी जो 5-10 मिनट की बातचीत है वो पूरी इसी के इर्द गिर्द केंद्रित है। और माफी चाहता हूं, मैं पहले ही ये निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी बातचीत से हो सकता है कि एक नकारात्मक छवि जाए, कि मैं तो कुछ इस तरह के आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं कि जब भावना जी ने बातचीत शुरू की थी तो वो बिल्कुल सकारात्मक नोट पे थी, डॉक्टर नीतू ने जो उदाहरण दिया वो और सकारात्मक नोट पे था। तो मेरी बातचीत हो सकता है ऐसे लगे कि मैं नकारात्मक नोट पे है, लेकिन नहीं, मैं कुछ आंकड़े बस आपके सामने अभी यहाँ की स्थिति का रख रहा हूँ, लेकिन इस आंकड़े को या इन आंकड़ों को बदलकर मुझे और आपको ये जो नकारात्मकता की स्थिति या यह जो अभी वर्तमान स्थिति है इसको बदलकर सकारात्मक कदम उठाने हैं और हम सब साथ मिलकर ये स्थितियों को बदल सकें। इसलिए मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये बातचीत रख रहा हूँ। डॉक्टर नीतू ने हाथरस का जिक्र किया और मैं कमोबेश उसी तरह की स्थितियों से अपनी बातचीत शुरू करना चाहता हूँ कि आज जब हाथरस में ही एक बच्ची अभी मिली है और हाथरस में आज एक बच्ची मिली है और वो अभी पुलिस को उन्होंने बयान दिया है कि वो मध्य प्रदेश के मंडला से गायब हुई बालिका है और वो हमको अभी उत्तर प्रदेश के हाथरस में आज मिली है और वो कह रही हैं कि 1 माह पहले यहाँ पर लाई गई और कुछ समय पहले यहाँ पर लाई गई और मुझसे कहा गया था कि आपको सिलाई बुनाई कढ़ाई का प्रशिक्षण पाना है और उसके साथ ही आप लोग यहाँ पर रहेंगे और बेहतर तरीके से प्रशिक्षण पाकर अपनी जिंदगी बदल सकेंगे। लेकिन वो बच्ची जब अपनी कहानी कह रही है उसी दौरान उनके साथ ये स्थिति सामने आ रही है कि वो बच्ची कह रही है कि हमको लाया तो गया था इस चीज के लिए, लेकिन दरअसल हम यहाँ पर इस काम के लिए नहीं आए और हमें यहाँ से आगे माफ करिए मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ से हमको बेचे जाने की तैयारी थी और ये बालिका हमारे मध्य प्रदेश से गायब हुई थी। तो साथ ही ये जो स्थिति है, आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के संदर्भ में हम बहुत सकारात्मक बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बीच में एक स्थिति हमारे सामने ये भी है कि मध्य प्रदेश से रोजाना 30 बच्चे गायब हो रहे हैं, जिनमें से 16 लड़कियां हैं और यदि आधी लड़कियां यानी जो बच्चे गायब होते हैं उनमें से आधी लड़कियां हैं, तो मुझे और आपको ये चेतने की जरूरत है कि हम इन बालिकाओं को कैसे बचा सकते हैं या इनके बचाने में मेरी और आपकी क्या भूमिका हो सकती है। खासकर मैं एनएसएस के स्वयंसेवकों के साथ ये बातचीत जरूर दोहराना चाहता हूं, क्योंकि आप सब साथी कम्युनिटी में जाते हैं, आप सब साथी अलग अलग जगह पर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, आप सब साथी खुद भी जागरूक हो रहे हैं। तो हमारे सामने ये जो आंकड़ा है, रोजाना मध्य प्रदेश से 30 बच्चों का गायब होना और जिसमें से 16 बालिकाएं जब गायब होती हैं और 9 बच्चे फिर ये कभी वापस नहीं मिलते हैं, इसका मतलब साल भर में हमारे बीच में से 3,500 बच्चे मध्य प्रदेश से गायब हो रहे हैं। और यदि ये बच्चे गायब हो रहे हैं तो निश्चित ये मेरी और आपकी चिंता का विषय है और आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के संदर्भ में ये हमारे लिए बड़ी चिंता हो जाती है, क्योंकि 16 बालिकाएं हमारे बीच से गायब हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं इस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन ये एक अलार्मिंग डेटा हमारे सामने है। और इन बच्चियों का होता क्या है आपको जानकर हैरानी होगी। कबीर सर हमारे साथ हैं, मैं कबीर सर के साथ पहले कभी इस तरह की बातचीत में जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे यहाँ से जो बालिकाएं गायब हो रही हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर तो अलग अलग प्रदेशों में तो भेजी जा रही हैं, जिसमें सेक्स ट्रेड के लिए जाना है, पोर्नोग्राफिक मटेरियल बनाने के लिए बच्चों को बेचा जाना है या भेजा जाना है। आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, आजकल नहीं पिछले 5 सालों से एक नया ट्रेंड है, वो है शादी के नाम पर बालिकाओं को बेचे जाने के मामले।
और मध्य प्रदेश से आप देखेंगे बहुत सारे जिले हमारे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सार्थक संदेश दिया है, जिसमें अलीराजपुर है, मंडला है, डिंडोरी है, जहां पर 1021, 1005, 1004 का लिंगानुपात है। यानी 1000 बालिकाओं पर, 1000 पुरुषों पर जो बालिकाओं की संख्या या महिलाओं की संख्या हम देखें तो ये जिले बहुत सार्थक संदेश दे रहे हैं। लेकिन जहां ये सार्थक संदेश देने वाले जिले थे, वहीं से अब बड़े पैमाने पर बालिकाओं का गायब होना जारी है। और ये बालिकाएं कहीं शादी के नाम पर बेची जा रही हैं और कहीं पर सेक्स स्टेट पर धकेले जाने के नाम पर। तो हाथरस में आज जो बालिका मिली है वो मंडला से गायब बालिका है, और वो हमको हाथरस में मिलती हैं और वो बता रही हैं कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ 12 बालिकाएं हैं। तो साथ ही आज इस अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के संदर्भ में मध्य प्रदेश की हम ये स्थिति देखकर भी मुझे और आपको सचेत होने की जरूरत है कि यदि ऐसे कहीं बालिकाओं के या बच्चों के गायब होने के प्रकरण आ रहे हैं तो हमें इन्हें संवेदनशीलता से न केवल खुद देखने की जरूरत है, बल्कि हम इसमें क्या पहल कर सकते हैं वो मुझे और आपको अपनी भूमिका तलाशने की भी बहुत जरूरत है। जरा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और यदि आपको मैं केवल ये अलार्मिंग डेटा इसलिए आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि लॉकडाउन के ठीक पहले यदि हम एक साल में ही देखें तो मध्य प्रदेश से लगभग 7,891 बालिकाएं गायब हुई। तो ये थोड़ा और मेरी और आपकी भूमिका को स्पष्ट करते हैं कि हमें इस दिशा में भी थोड़े काम करने की जरूरत है। और सकारात्मक चीजें जो हुई हैं वो सब साथी भी कहेंगे, मैं भी उस पर बात रखूंगा, लेकिन ये थोड़ी पिक्चर और हमारे सामने जरूर आए, इसलिए मैं ये बात यहाँ रखना चाहता हूँ। और जब मैं ये बात कर रहा हूँ कि क्यों बालिकाओं को शादी के लिए बेचे जाने के मामले आ रहे हैं, तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश में अभी जो 2011 की जनगणना है उसमें आप देखेंगे कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों में, खासकर लड़के और लड़कियों के बीच का जो अनुपात है वो बहुत बड़े पैमाने पर डिस्टर्ब हुआ है। और अभी हमारे पास 1000 लड़कों की बनिस्बत 912 बालिकाएं बची हैं। और साथ ही ये कहीं और की बात नहीं है, इसको सुधारने के लिए मुझे और आपको अपने परिवारों में झांकने की, अपने परिवारों में बातचीत करने की और यहीं से स्थिति बदलने की शुरुआत करनी पड़ेगी। तो एक ये मामले है। तीसरा मामला एक और है जिसमें कई बार जब मैं अभी अपनी ट्रेनिंग्स करता हूँ, मेरी ट्रेनिंग में रेखा जी और बाकी साथी रहे हैं, जब हम ट्रेनिंग करते हैं और मैं पूछता हूँ कई बार कि हमारे यहाँ बाल विवाह की क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में, तो कई बार बाल विवाह के आंकड़े तो सामने आते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा मान बैठते हैं कि भोपाल या इसके आसपास ही बाल विवाह के मामले नहीं होंगे। लेकिन आप सबको जानकर हैरानी भी होगी कि भोपाल जिस जिले से बैठकर हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं और जो मध्य प्रदेश की राजधानी भी है, वहां भी आज भी लगभग 36%, यानी जो शादियां हो रही उसमें से 36% शादियां बाल विवाह के रूप में। और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये NFHS का है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का डेटा है। तो ये बालिकाओं के संदर्भ में कुछ अलार्मिंग चीजें भी हैं। मुझे लगता है आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के संदर्भ में जब हम सब इस व्यापक परिदृश्य को देख रहे हैं जिसमें सकारात्मक की बातचीत कर ही रहे हैं, उसके बीच में ये कुछ चीजें और हैं जिन पर मुझे और आपको साथ साथ काम करने की जरूरत है। जैसे आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में लगभग 50% बच्चे कुपोषण का शिकार है, जिसमें से ज्यादातर लड़कियां हैं जिनको पोषण की कमी से वो जूझ रही हैं। वो एक स्थिति भी हमारे सामने है। लेकिन इसके बनिस्बत हम यदि पिछले 10 सालों का आंकड़ा देखें तो हम देख रहे हैं कि बालिकाएं, खासकर मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ निःशुल्क जो उनको साइकिल वितरण योजना है, निःशुल्क गणवेश योजना है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की योजना है, उससे एक बड़े पैमाने पर बच्चियां स्कूल के संदर्भ में, साक्षरता के संदर्भ में आगे भी आई हैं और वो एक दिशा बदल गई हैं। लेकिन ये कुछ स्थितियां भी उसके साथ साथ चल रही हैं। तो और हम मध्य प्रदेश में उस बात के भी हामी हैं कि यहाँ लाडली लक्ष्मी योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सबला योजना, निःशुल्क शिक्षा योजना, इस तरह की योजनाएं भी चल रही हैं जिससे निश्चित बालिकाएं हमारे सामने आगे आई हैं और वो नए कीर्तिमान भी स्थापित कर रही हैं। और हम सब रोज अखबारों में या अलग अलग जगहों पर उस तरह के सफलता की कहानियां देख समझ रहे हैं ताकि हमारे सामने ये स्थिति भी आती है। लेकिन कुछ जो आंकड़े मैंने आपसे शेयर किए वो आंकड़े भी उसी के साथ साथ चल रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश से पिछले 7 साल में लगभग 67,000 बच्चे गायब हुए हैं, जिसमें से 33,000 के आसपास लड़कियां हैं। तो सवाल यह है कि ये लड़कियां गई कहाँ, और सवाल यह है कि जब ये बच्चे हमारे आसपास से गायब होते हैं, ये बच्चे घूमते हैं, खासकर जब लड़कियां गायब होती हैं, तो उसमें मेरी और आपकी क्या भूमिका हो सकती है। तो साथ ही यहाँ से थोड़े और कुछ चीजें मैं रखकर अपनी बात खत्म करूंगा कि मुझे लगता है कि इस पृष्ठभूमि में हमें ये देखने की जरूरत है कि हमारे पास अभी ऐसे कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जहां पर हम, यदि ये बच्चे गायब होते हैं तो हम उन बच्चों को की देखरेख कर सकते हैं या बच्चों को पहुंचा सकते हैं या बच्चों की सही शिनाख्त कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी आप खासकर जितने हमारे वॉलंटियर साथी सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब मध्य प्रदेश में या देश में एक खोया पाया पोर्टल है जिस पर हम ऐसे बच्चे यदि है तो उनकी कोई जानकारी हम उनके साथ साझा कर सकते हैं। वैसे ही आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश और देश के हर थाने में एक चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर की नियुक्ति हुई है, और ये चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर
केवल और केवल सादी वर्दी में रहते हैं, ये खाकी वर्दी में नहीं रहते हैं। और ये इस तरह के खासकर बच्चों के गायब होने के जो प्रकरण हैं उनको देखते हैं, समझते हैं। और ऐसे ही एक यूनिट और है पुलिस की बनी है जिसका नाम है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, और वो ट्रैफिकिंग के इस तरह के मामलों को देखती समझती है और उस पर काम करती है। तो कुछ हमारे पास यदि ये चुनौतियां हैं तो हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स भी मौजूद हैं, और हम उन स्ट्रक्चर्स के मार्फत आगे बढ़ते हुए इस तरह की स्थितियों से बच्चों को निकाल सकते हैं। और एक और चीज बहुत बहुत अलार्मिंग है, बहुत पेनफुल है, और वो ये है कि भारत सरकार ने भी एक अध्ययन कराया, और वो अध्ययन में मामले सामने आए हैं कि 53.22 यानी भारत के हर दूसरे बच्चे ने ये स्वीकार किया है कि उसके साथ लैंगिक हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं। और इसमें लड़कियों के साथ साथ आपको ये भी जानकर हैरानी होगी बहुत सारे साथियों को कि हम सबकी एक सामान्य नजर, सामान्य समझ ये कहती है कि लड़कियों के साथ लैंगिक शोषण के मामले ज्यादा हैं, लेकिन ये अध्ययन जो भारत सरकार का अध्ययन है उसने बताया है कि लड़कियों के साथ साथ लड़कों के साथ लैंगिक शोषण के मामले भी उतने ही प्रमुख हैं। लेकिन लड़कियों के सोशलाइजेशन की प्रोसेस ऐसी है कि ये मामले हमारे सामने आ रहे हैं और जिस पर चिंता जाहिर हो रही है और चिंता करने की जरूरत भी है। लेकिन साथियों, जब हम हमारे सामने ये डेटा आ रहा है कि 53% बच्चियों ने ये स्वीकार किया कि उनके साथ सेक्सुअल वायलेंस है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि लॉकडाउन के दौरान केवल शुरुआती एक महीने में 93,000 प्रकरण मध्य प्रदेश में और देश में आए हैं जो बालिकाओं के साथ सेक्सुअल वायलेंस के हैं। और ये सेक्सुअल वायलेंस में अधिकांश प्रकरण घरों के अंदर के प्रकरण हैं, अधिकांश प्रकरण परिचितों के, सगे संबंधियों के, हमारे आसपास के लोगों के प्रकरण हैं। तो यहाँ से मेरी और आपकी, खासकर हमारे वॉलंटियर साथी और हम पुरुष समाज की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ती है कि हम बालिकाओं को, हमारे यहाँ महिलाओं को, जैसे भावना जी ने जब अपना शुरुआती एक वक्तव्य कहा और उन्होंने कहा कि हमको किस तरीके से बालिकाओं को या महिलाओं को देखना चाहिए, वो दृष्टि मुझे लगता है मुझे और आपको विकसित करने की बहुत जरूरत है। अपने अपने घरों में बातचीत करने की जरूरत है कि हम बालिकाओं को, महिलाओं को कैसे देखें, कैसे समझें। क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी जो पितृसत्तात्मक समाज है वो तो यह तो कहता है कि तुम, खासकर लड़कियों को कहता है कि आप 7 बजे कैसे घर लौटी, आपने किस तरह के कपड़े पहने। लेकिन हमारे यहाँ आज भी मुझ पर, यानी हमारी जो पुरुष सत्ता है या पुरुष समाज है, उस पर कभी ये सवाल नहीं होते कि आप शाम को क्यों वापस देर से लौटे, या आप कहाँ से आ रहे हैं, और आपका पहनावा या आपका बोलचाल किस तरीके से है महिलाओं के प्रति। तो साथियों, खासकर मैं एनएसएस के साथियों को जरूर संबोधित करते हुए कहना चाहता हूँ कि ये जो स्थितियां हैं बालिकाओं के प्रति, बालिकाओं की ये जो स्थितियां लैंगिक शोषण की है, बच्चियों के गायब होने की स्थितियां हैं, भ्रूण हत्या की जो स्थितियां हैं, शिशु लिंगानुपात की जो स्थितियां हैं, बाल विवाह की जो स्थिति, अभी बहुत सारे एनएसएस वॉलंटियर्स ने लॉकडाउन के दौरान हमको फोन करके कहा है कि बाल विवाह यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, और बहुत सारी जगह बाल विवाह रुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये समय है जब खासकर इस तरह के वेबिनार में जब हम जुड़ते हैं, इस तरह का बहुत महत्वपूर्ण दिन हमको मिलता है और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बातचीत करते हैं, तब मुझे लगता है मुझे और आपको प्रण लेने की जरूरत है कि हम इन स्थितियों से निपटने में मेरी और आपकी जो रचनात्मक भूमिका है, मेरी और आपकी जो सामाजिक भूमिका, वो कैसे निभाएं, कैसे आगे बढ़ें, और कैसे हम देखें कि इस पूरी प्रक्रिया में मेरा और आपका योगदान क्या हो सकता है। और खासकर स्वयंसेवकों के संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास, आप कैंपस टू कम्युनिटी है, यानी आप कैंपस में भी इस माहौल को बदलने में पूरा योगदान दे सकते हैं। वैसे ही आप लोगों ने गांव बस्तियों को गोद लिया है, और आप वहां जाकर भी इस तरह की जो अलार्मिंग सिचुएशन है उस पर कैसे नुक्कड़ नाटक तैयार कर सकते हैं। किस तरह से आप लोग, जैसे अभी हमारे एक साथ साथी जुड़ी हुई हैं, वो साथी ने अपना भरतनाट्यम और क्लासिकल डांस जो दोनों मिलाकर उन्होंने डांस फॉर्म को लैंगिक शोषण का एक डांस फॉर्म बनाया है, और वो अलग अलग चौक चौराहों पर जाकर बालिकाओं के प्रति जो लैंगिक शोषण है उसको अपने डांस फॉर्म के मार्फत लोगों के सामने रखती हैं, और फिर वो लोगों से अपील करती हैं कि इस तरह की स्थितियों में मैं और आप कैसे साथ आए, और बच्चियों के साथ होने वाले इस तरह के जो लैंगिक शोषण के मामले वो कैसे कम हो सके, और खासकर घरों के अंदर होने वाले लैंगिक शोषण के। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज ये भी है, यदि मेरे और आपके साथ ये किस तरह के केसेस हो रहे हैं या हम कहीं ऐसा केस देख रहे हैं तो इसको रिपोर्ट करने की भी जरूरत है। क्योंकि कई बार हम रिपोर्ट नहीं करते क्योंकि इसमें लोक लाज का भय या बच्चे के साथ आगे स्थितियां कैसे बदलेंगी उस सब का भय साथ रहता है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जब जब इस तरह के मामले रिपोर्ट होते हैं तो जो आरोपी हैं उनके हौसले पस्त होते हैं, कानून उनको सजा देता है, और फिर बालिकाओं के संदर्भ में समाज में, देश में एक व्यापक माहौल बनता है। तो साथ ही मैं कुछ अपने इस तरह के आंकड़ों के साथ ये बातचीत आज की रखना चाह रहा था, और खासकर उमा जी जब बात करेंगी, डॉक्टर कबीर सर जब बात करेंगे तो वो तो बहुत सकारात्मक पक्षों की तरफ बात करेंगे, और करना ही चाहिए। जैसा मैंने कहा कि पिछले 1 दशक में स्थितियां बहुत बदली हैं, 2 दशकों में बदली हैं, लेकिन अभी भी ये चुनौतियां हमारे सामने हैं,
जिन पर मुझे और आपको साथ में कांधे से कांधा मिलाकर आगे आना है, ताकि अगले जब हम बालिका दिवस मनाएं, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाएं, तो ये जो आंकड़े हैं उनमें निश्चित रूप से कमी आए। मैं और आप अपनी भूमिका को समझें। और एक अंतिम बात, यहाँ से मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि साथ ही ये शुरुआत जो होनी है ये कहीं और से नहीं होनी, मेरे और आपके घर से होनी है, मेरे और आप से होनी है। और यदि हम सब ये प्रेरणा कर ले कि हम सब एक दृष्टि बनाएंगे, हम सब अपने आसपास यदि कोई छीटाकशी कर रहा है, यदि हम सब आसपास कोई देखे कि यदि बालिकाओं के साथ इस तरह की हिंसा के मामले आ रहे हैं, तो यदि हम एक एक आवाज उठाना शुरू करें, अपने घर से उठाना शुरू करें, अपने आस पड़ोस से उठाना शुरू करें, तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं कि जो माहौल अभी बदला है वो और बदलेगा और हम सब अपनी अपनी भूमिका सही मायने में सार्थक कर पाएंगे। मुझे आपने मौका दिया, मेरी बात आप सब साथियों ने सुनी, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। Okay, thank you, sir. We'll definitely look after this. Daughter, a most beautiful gift from God. Now I request a keynote speaker, Mr. E.S. Kabir, Regional Directorate in Bhopal and Chhattisgarh, Ministry of Youth and Sports, to say some few words. Over to you, sir. Over to you, sir. Thank you, Dr. Bhavna ji, उमा अय्यर जी, डॉक्टर रेखा गुप्ता जी, प्रशांत दुबे जी और इस वेबिनार में जुड़े सभी मित्रों को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस बहुत बहुत शुभकामनाएं। Am I audible? सर प्लीज आप वीडियो ऑन कीजिए, कबीर सर। जी जी, एक लाउड एंड क्लियर। हाँ, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर, यस जी जी। Respected उमा अय्यर जी, डॉक्टर रेखा गुप्ता जी, प्रशांत दुबे जी और इस वेबिनार में जुड़े सभी मित्रों को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय की एनएसएस इकाई और शिक्षा और विज्ञान विभाग से जुड़े भी डॉक्टर नीतू जी और डॉक्टर भावना जी और डॉक्टर रेखा गुप्ता जी एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी को इस वेबिनार को कंडक्ट करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया और इस महत्वपूर्ण वेबिनार का हिस्सा बनने का अवसर दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसे कि हमारे जो हैं प्रशांत दुबे जी ने जो है बहुत सारे विषयों के लिए जो है हमें जो है बताए हैं और ये प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं कि ये समाज किस तरफ जा रहा है। और मैं आज के दिन जो मित्रों जो है आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण केवल इसके लिए नहीं है कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है बालिकाओं के लिए जो है सशक्तिकरण और उनके लिए अधिकार दिलाने के लिए बड़ी बड़ी स्पीचेस करेंगे और सुनेंगे। इन्होंने जिन बातों की तरफ इशारा किया है, जिस तरह के गायब हो रहे हैं, इन्होंने बोला कि 66,000 जो बच्चे गायब हुए हैं और 30,000 इसमें जो हैं लड़कियां हैं, तो ये एक चिंता का विषय है और हमें मिलके इसका कुछ सलूशन निकालना पड़ेगा। भले ही हम अपने लेवल पर कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें गवर्नमेंट को बहुत नीचे तक ऊपर तक हमें जाना पड़ेगा इसको सलूशन निकालने के लिए। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि 11 अक्टूबर हर वर्ष जो है हमें ये जिम्मेदारी दिलाता है, याद दिलाता है कि दुनिया भर में एक वर्ग के प्रति जो है होने वाली जो है लैंगिक असमानताओं को खत्म करने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए हमें आगे आना है। उनके मूल अधिकारों का जो हनन हो रहा है उनको हम एड्रेस कर सकें और इसके लिए जो हमें निरंतर काम करने की आवश्यकता है और ऐसे समाज का निर्माण हमें करना होगा जिस समाज में हर विषय और हर वर्ग में जो है समानता हो। और इसी के साथ मैं थोड़ा सा सरकार की तरफ भी आपको बताना चाहूंगा कि सरकार के स्तर पर जो है महिलाओं को एम्पावर करने के लिए समय समय पर इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, जिन योजनाओं का लाभ हमें देखने को मिलता भी है। जब समाज में सशक्त महिलाएं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या नौकरियों में, खेल कूद या फिर जो है एंटरप्रेन्योरशिप में, हम देखते हैं कि किस तरह से सक्सेसफुल हम देखते हैं महिलाओं को।
तो लगता है कि समाज में एक समानता आ गई है। लेकिन जो किसी हद तक सच भी है, जिस समाज में महिलाओं के प्रति शिक्षा, नौकरियों, कानूनी अधिकारों को लेके जो है भेदभाव, ये तो ओपन है, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। भेदभाव ओपन होता था और पक्षपात भी होता था और समान अवसर नहीं मिलते थे इनको आगे बढ़ने के लिए। लेकिन आज जो हम देखते हैं कि परिवर्तन हम देखते हैं, और जब हम आंकड़ों की तरफ, जो गवर्नमेंट के ही आंकड़े हम देखते हैं कि मालूम होता है कि समाज का जो है भौतिक विकास भी हुआ है। और लेकिन जब हम महिलाओं के प्रति आए दिन अपराध जो हैं और किस कदर जो है घटनाएं देखने को मिलती हैं, तो खुद को ही प्रश्नों के जो है कटघरे में हम खुद को ही पाते हैं। क्योंकि समाज जो है वो हम ही से है, हम ही समाज बनाते हैं। सबसे पहले हमें अपनी ही मानसिकता, जैसे हमारे डॉक्टर प्रशांत दुबे जी ने कहा कि हमें अपनी ही मानसिकता बदलनी होगी और घर से ही हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। जब हम घर से शुरुआत करेंगे, तो जब हम घर का ही ऐसा माहौल, ऐसा एनवायरनमेंट बनाएंगे कि महिलाओं के प्रति वो सम्मान, वो आदर घर में आए, तो नेचुरली वो फिर बाहर जब हम समाज में जाएंगे, समाज हम ही हैं, हम ही घर के लोग बाहर जाएंगे, तो हम बाहर का भी वही हेल्थी एनवायरनमेंट ही क्रिएट करेंगे। इन अपराधों को जो है हम आए दिन देख ही रहे हैं और बहुत ही परेशान भी होता है इंसान। ज़हनी जो परेशानी है वो बहुत बुरी होती है। हम खुद जब हमने अभी जो हथरस का केस देखा, तो देखते हैं कि किस तरह के साथ उनके साथ ज्यादती हुई और उसके बाद भी उनको किस तरह से क्या बताएं। लेकिन इस तरह भी हम गिरते हैं, ये हम ही हैं, ये समाज हम ही हैं, हम ही ने ऐसा समाज बनाया हुआ है। अगर हम थोड़ा सा चौकन्ना हो जाएंगे, इन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स भी हैं, उनकी जो उन्होंने हमारे लिए जो हैं उन्होंने पॉलिसीज भी बनाई हैं, लेकिन हम पॉलिसीज के सहारे भी नहीं रह सकते हैं जब तक ना हमें फ्रंट पे आके काम करना पड़ेगा। और जरूरत पड़े तो आंदोलन भी होते हैं, आंदोलन के सहारे ही आज जो हम महिलाओं को इतना सशक्त जो पाते हैं, इसके पीछे बहुत मोमेंट्स चले हुए हैं। चाहे वो यही नहीं, हम इंडिया की बात नहीं करेंगे, यूरोप में अगर हम थोड़ा उसकी हिस्ट्री को देखें, तो आप देखते हैं कि कितने वहाँ से हमारे जो मोमेंट्स चले हैं, और आज हमारी महिलाएं, हमारी बहनें जो हैं, आज उनको ये स्टेटस मिला हुआ है समाज में। तो लेकिन भारत में भी इस तरह की चीजें हो रही हैं, मोमेंट्स चलते हैं, परिवर्तन आता है, परिवर्तन लेकिन एक ही साथ नहीं आता है, उसमें समय लगता है। कई सौ सालों की ये मेहनत और ये मोमेंट चले हैं, तब जाके आज हमारी महिलाएं बाहर निकल रही हैं। और जॉब्स में जिस तरह का पहले होता था, डिस्करेज किया जाता था, अप्रिशिएट नहीं किया जाता, लेकिन आज हम देखते हैं हर फील्ड में, हर विभाग में, जैसे वायुसेना में पिछले 1 साल तक जो है महिलाएं नहीं आती थी, तो आज हम देखते हैं कि किस तरह से रिक्रूटमेंट हो रही है। इंडियन आर्मी में हम देखते हैं किस तरह से रिक्रूटमेंट हो रही है। तो ये एक जो है फ्यूचर में जो है एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ संकेत भी है। लेकिन हम सिर्फ फ्यूचर की तरफ न देखें कि फ्यूचर हमारा अच्छा होगा, हमारा आज भी अच्छा होना चाहिए। इसके लिए भी हमें काम करने की जरूरत है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा इसमें कि ये जो हमारा जो अवेयरनेस है, सबसे बेटर माध्यम जो होगा हमारा, वो एजुकेशन ही होगा। थ्रू एजुकेशन ही हम सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं, उनकी मानसिकता को उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। परिवर्तन लाना इतना इजी नहीं होता है, जैसे मैंने बोला कई सौ साल लग जाते हैं परिवर्तन होने में। लेकिन अगर हम समाज में अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक करें, इस तरह की चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जाए कि हम जो आने वाली जो न्यू जनरेशन्स हैं उनको पहले से ही उस तरह का कैरिकुलम मिले, उस तरह की चीज़ें उनको पढ़ने को मिले, तो मुझे यकीन है कि इस तरह की चीज़ें जो है फिर चेंज हो जाएंगी और फिर एक बेटर समाज का जो है वो निर्माण होगा। मित्रों, जहाँ तक जो है महिलाओं की सशक्तिकरण पर मैं एक और बात इशारा करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट लेवल पर जो एफर्ट्स होते हैं, हमें सिर्फ उन एफर्ट्स
पर ही नहीं रहना चाहिए, हमें अपने एफर्ट्स भी लेनी चाहिए इसमें। जिस तरह हमने कहा कि जो है एजुकेशन सिस्टम में साथ साथ हमें जो है पुरुषों की मानसिकता को भी हमें जो है सेंसिटाइज करने का काम करना है। वो कैसे होगा? जब हम कॉमन कैरिकुलम जो क्या कहेंगे उसको, पाठ्यक्रम जो है मैं ऐसी चैप्टर से ऐड कर रहे हैं जिसमें महिला और पुरुष को एक दूसरे पर जो है निर्भरता का पाठ पढ़ाएं, और उससे भी बहुत सारी चेंजेस होगी हमारी। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी किताबों में जो है अगर हम देखें तो सिर्फ केवल माँ और बहन का समान ही सिखाया जाता है। आवश्यकता जो है ऐसे पाठ्यक्रम की है जिसमें सिर्फ माँ बहन का ही सम्मान नहीं बल्कि होल औरत सम्मान करना हो। ऐसी सोच को बदलने की जरूरत है, और सोच बदलना सरकारी एफर्ट से ही नहीं हो सकता है। इसकी तुलना में जो है हम अगर हम जो है सोशल एफर्ट्स पर ज्यादा जोर दें, और वही महत्वपूर्ण भी होता है। एजुकेशन में ही एक ऐसा टूल है जिसे हम यूज कर सकते हैं समाज को बदलने के लिए। इसलिए सरकार के साथ साथ जो है हमें पढ़ा लिखा जो समाज है उसको भी फ्रंट पे आना पड़ेगा, और सरकार की नीतियों और योजनाओं के सहारे उसको लेके अपना भी जो योगदान हो सकता है समाज को बेहतर करने के लिए, हमारी योजनाएं, हमारी जो सरकार की जो पॉइंट्स दिए जाते हैं उस पर भी हमें देखना है। और इसमें सबसे अहम रोल जो प्ले करेगा वो एजुकेशन और एनजीओज के हमारे साथ ही जुड़े हुए प्रशांत दुबे जी, मैंने इनका काम मैंने देखा पढ़ा भी है, और सोशल मीडिया पर भी इन्होंने जो है थ्रू जो है क्रिएटिव एक्टिविटी के जो इन्होंने थिएटर में ये बहुत सारे प्रयोग कर रहे हैं। एक कोविड के टाइम में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उस तरह से हम अगर एनजीओज फ्रंट पे आके काम करें तो तभी जाके ये हालत सुधर सकती है। अदरवाइज मतलब मुझे इस तरह का नहीं, मैं आशावादी हूँ, मैं आशा रखता हूँ कि बेहतर हो, लेकिन बेहतर भी तभी होगा जब लॉजिकल बेस्ड चीजें होने लग जाएं। सिर्फ कागज पर और लिखी हुई जो है चीजें अगर हमारे सामने आए, जो योजनाओं की शक्ल में आती हैं, उससे कुछ नहीं होता है। फ्रंट पे हमें ग्राउंड पे आके काम करें तो तभी जाके चीजें हो सकती हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जिस तरह से जो है क्राइम हो न हो, लेकिन ये एफर्ट्स नॉन स्टॉप चलती रहनी चाहिए, और एक बेहतर समाज का निर्माण तभी होगा। समय के साथ साथ समाज बदलता है। मैं आशावादी हूँ कि आगे भी समाज बदलता रहेगा और बेहतर की तरफ हम जाएंगे। हमारी महिलाएं, हमारी बहनें आगे बढ़ेंगी, और हर वर्ग में जो है जहाँ भी पुरानी जो मेंटालिटी है, मैं किसी स्टेट का नाम नहीं लूंगा, ये समाज में जो सोशल इविल जो होता है वो किसी स्टेट तक जो है नहीं होता है, क्योंकि ये समाज में चीजें होती हैं। तो जैसे हमारे दुबे जी ने कहा कि यहाँ जो है हमेशा जो है हम देखते हैं कि मुझे याद नहीं रहा इन्होंने कब क्या कहा कि 16 लड़कियां जो हैं अभी गायब हुई हैं हाल ही में। तो इसके पीछे वजह क्या है, रीजन क्या है? क्या हम उनके जो हम अगर मैं नेशनल सर्विस स्कीम की बात करूं तो नेशनल सर्विस स्कीम में ये किसी हद तक हम इसमें कामयाब हुए हैं कि जिस तरह से लड़कियां जो हैं हम 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 11 दिन का जो हमारा जो यहाँ पे कैंप्स लगते हैं उसमें एक साथ बात करते हैं और आइडियाज जो हैं हमारे एक्सचेंज होते हैं। कहीं ना कहीं उससे हम ये देखते हैं कि परिवर्तन उससे समाज में आता है। समाज में परिवर्तन कैसे आएगा? कि हम बात करें, हम लोगों तक बात बताएं कि इश्यूज क्या हैं और इसका सोल्यूशन क्या है। जब तक ना डिस्कशन हो, हम जब समाज में उतरेंगे, डिस्कशन होगा, हम आर्गुमेंट करेंगे, तो उससे समाज में बेहतरी होती है और होता आया है, ये हिस्ट्री है। तो हम भी ये जो हमारे गोद लिए ग्रामों में हम वहाँ पे भी जाएं और वहाँ भी उनके जो गवर्नमेंट स्तर पर जो उनके राइट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, वो भी हम उनको बताएं कि फीमेल्स या जो चाइल्ड जो गर्ल्स हैं उनके राइट्स क्या हैं, उनके पढ़ाई को लेके क्या हैं, और उनको जो घर में जो छोटे छोटे डिसीजंस तक जो नहीं ले पाते हैं उनके लिए क्या राइट्स हैं, या प्रॉपर्टीज में जो गवर्नमेंट ने कुछ चीजें इंट्रोड्यूस की हैं कि उनको राइट मिलेगा, उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा।
मुझे नहीं पता कि कहाँ तक वो सक्सेसफुल होगा, लेकिन अगर हम काम करें तो निश्चित ही ये चीजें सक्सेसफुल हो जाएंगी। हमारे बीच जो हैं उमा अय्यर जी भी हैं जो एक्सपर्ट हैं। मुझे लगता है कि हम उनको सुने तो और बेहतर हमें जो है हमारी इस पर जो थॉट है और क्लियर होगा, विजन क्लियर होगा। मैं आप लोगों का फिर एक बार जो है धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे समय दिया और मुझे जो मेरे थॉट्स जो हैं आपके साथ जो शेयर करने का, साझा करने का समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी रेखा जी। Thank you, sir. Girls are worth in every sense more than the gold. Miss Uma Iyer Rao, public speaker, ad anchor, campaign voice person, persuasive communicator, rural communication strategist, media advisor, behavior change expert, positive influencer, life enthusiast, and friend. Uma Iyer Rao is a professional comparer and a national level anchor in various programs in India and abroad. Apart from being an expert in rural communication strategies and development communication, Uma is a leading media expert and is a media editor. Ms. Uma has compared and announced more than 500 programs, including presidential and prime ministerial events, international and national level seminars and conferences, fashion shows, prestigious cultural festivals, ghazal nights and camp, internationally renowned ghazal singers, film star events, concerts of reputed artists in Hindi and English. Ms. Uma has invited by various states of major events, awards, functions, and for moderating various conferences. Apart from this, she has established herself as a motivational speaker and persuasive communicator. She has worked in the confidence building programs in the villages of Haryana, Rajasthan, and Madhya Pradesh. She focuses on empowerment of young rural women based on intellectual ability and aptitude. And through her persuasive communication and counseling skill, she helps young boys and girls to overcome fears of life that leads to grave situations like committing suicides. Now, I request a keynote speaker, Ms. Uma Iyer Rao, to say some few words. Over to Ms. Uma ma'am. Over to Ms. Uma ma'am. नमस्कार, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. जी मैम आ रही। बहुत बहुत नमस्कार आदरणीय श्री प्रशांत दुबे जी, आदरणीय कबीर शाह जी और डॉक्टर रेखा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये अवसर दिया। और डॉक्टर भावना, थैंक यू फॉर दैट वंडरफुल इंट्रोडक्शन। डॉक्टर नीतू पालीवाल, आज का ये विषय बहुत ही अहम है और आज का दिन हम सभी लोगों के लिए, वो सभी बालिकाएं जो जीवन में आगे चल के कुछ करना चाहती हैं, सदियों से ये इच्छाएं बालिकाओं में जो है और उनके प्रोत्साहन और उनके मान सम्मान के लिए हम सब जानते हैं कि आज ये बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बात करने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और मुझे ये अवसर प्रदान किया गया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशांत जी, आपने जो आंकड़े दिए उससे मुझे एक गूज बम्प सा अंदर से, मतलब ऐसी सिरहन सी हुई है। और डॉक्टर कबीर शाह जी ने जो बताया कि हमारी जो स्कीम्स है उससे एक सांत्वना, मतलब दोनों वक्ताओं की वजह से थोड़ा सा मैं अपने आप को बैलेंस कर पाई हूँ, क्योंकि वाकई में जो प्रशांत जी ने हमें बताया है, जो आंकड़े बताए हैं, वो अंदर हम सभी में एक सिरहन पैदा करने वाली है। मेरी जो बात है वो, क्योंकि मैं पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर और लाइफ एंथुसियास्ट हूँ, हाल ही में मैं काउंसलर और उमा क्यूटी फाउंडेशन के माध्यम से मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, तो थोड़ा से मैं सकारात्मक बातें ही करूंगी जो मैं ग्रामीण महिलाओं में, ग्रामीण युवाओं में, ग्रामीण बालिकाओं में जाकर अक्सर करके उनको प्रोत्साहित करने का मैं प्रयास करती हूँ।
आप लोगों ने ये लाइनें सुनी होंगी, खूबसूरत नई दुनिया होगी, हमसे अच्छी हमारी बेटियां होंगी। आने वाले दिनों की ये पंक्तियां वो हैं जो हमारे आने वाले दिनों की भी है और प्रेजेंट के लिए भी है। आप सभी को मालूम ही है कि 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं, और आज के इस विशेष दिन को मनाने के पीछे एक विशेष उद्देश्य है जो हम सब मानते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, उन्हें अधिकार प्रदान करने, मदद करना, ताकि दुनिया भर में उनके सामने आने वाली चुनौतियों का वो डटकर सामना कर सकें, अपनी जरूरतों, अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकें। और लैंगिक समानता के लिए जो पूरा विश्व आज लड़ रहा है, केवल भारत ही नहीं है, लैंगिक असमानता जितने भी विदेशों में मैं घूमकर आई हूँ, मैंने देखा है कि लैंगिक असमानता हर जगह है। महिलाओं को अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, बालिकाओं में एक आत्मसम्मान की कमी है, और अगर उस कमी को हम उजागर करें तो फिर ये लैंगिक असमानता दूर होती है, और इसी के लिए पूरा विश्व प्रयासरत है, केवल हम ही नहीं है। कुछ बातें मैं रखना चाहती हूँ आप लोगों के सामने, जो मीडिया एक्सपर्ट के नाते जो मैंने अपना अनुभव देखा है। ग्रामीण क्षेत्र में जो लड़कियां होती हैं, उनके एस्पिरेशंस और ड्रीम्स, वो जो स्वप्न देखते हैं, वो शहरी लड़कियों से अलग नहीं होते। आज के परिवेश में बालिका दिवस को मनाते हुए हमें ये प्रण लेने की बहुत आवश्यकता है कि क्या हम उनकी उम्मीदों, आकांक्षाओं और उन सपनों को जो एक बालिका के स्वरूप में वो दिखती है, क्या उन्हें हौसला देने, उनके सपनों को कम से कम 5% भी अगर हम पूरा कर सकें, वो करने, उन्हें सुरक्षा प्रदान करने, उन्हें समानता प्रदान करने के लिए क्या हम प्रयास कर रहे हैं। और अगर हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो ये बालिका दिवस मनाने का ये जो उद्देश्य है वो सार्थक होता है। अब पिछले 8 वर्षों से इस यात्रा में आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस अपनी सोच में किस हद तक कामयाब हुआ है, ये हम सब जानते हैं। प्रशांत दुबे जी ने बहुत विस्तार से बताया है। हाल ही में हमने कुछ ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें बालिकाओं की सुरक्षा पर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। ये हमारे समाज की नाकामी है, सोच की नाकामी है। हम इस पर बात तो करते हैं, लेकिन आज हमें ये जानने की आवश्यकता होगी कि क्या इसमें रिफॉर्मेटिव कार्य कुछ किया जा रहा है, जो उनके हक हैं, जो उनके अधिकार हैं, क्या उन्हें प्रयोग करने के लिए हम उनकी मदद कर रहे हैं, वो ज्यादा जरूरी है। अधिकार तो हैं, जैसे कबीर शाह जी ने हमें बताया, स्कीम्स तो हैं, लेकिन क्या उन्हें वो उपयोग कर पा रहे हैं? क्या उन स्कीम्स के बारे में, उन बेनिफिट्स के बारे में उन्हें पता है? तो ये जो छोटा सा गैप है, मेरा प्रयास उसके ही प्रति रहता है। गांव-गांव में जाके मैं जितने अपने लाइफ में कम से कम 3500 गांव में पंचायत में विजिट किया है मैंने, उसमें हम ये देखते हैं कि वो जो एक गैप है वो ही बेसिक कारण है। उसके अधिकार हैं लेकिन उसे नहीं पता, उसके लिए सुरक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन उसे नहीं पता। जब ऐसा कोई हमारे सामने कोई एक केस आता है, फिर हम रेट्रोस्पेक्ट में जाके बहुत सी बातें करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर क्या हम ये प्रण ले सकते हैं, एनएसएस के माध्यम से, हर एक राज्य सरकार के जितने भी हमारे तंत्र हैं, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, उनके माध्यम से क्या हम ये एक वेहिकल क्रिएट कर सकते हैं कि उसके अधिकार, उसके हक हुकूक और उसकी समानता और उसके जो उसके लिए जो बेनिफिशियरी स्कीम्स है वो उस तक पहुंच सके। एक ये हमारा एक रिफॉर्मेटिव काम हो सकता है। अब हम अगर देखें कि मैं 3 बेसिक मुद्दों पर आज अपनी बात रखूंगी। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में महिलाओं ने और बालिकाओं ने प्रगति नहीं करी, बहुत प्रगति करी है, लेकिन उसका अंश बहुत कम है, इसलिए वो सामने आता नहीं। वो इसलिए कम है क्योंकि जो करना चाहती हैं, अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया
उन्हें पता ही नहीं है क्या करना है। जब तक उन्हें ये पता नहीं होगा, उनके हौसले बुलंद नहीं होंगे, तो वो उस अचीवमेंट को वो पा नहीं सकते। उन्हें मजबूत करने के लिए, अब अगर आप देखें कि नारी सशक्तिकरण की बात है, वो बहुत क्लीशेड लगता है। मतलब हर कोई ऐसे बोलता है, जैसे हम विकास की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण, लेकिन मैं जब गांव में जाती हूँ और जब आम लड़कियों से बात करती हूँ, तो मैं सबसे पहले उनसे ये पूछती हूँ कि तुम्हें ये मतलब पता है नारी सशक्तिकरण क्या है? What do you mean by women empowerment? Do you know? सो कई बार ऐसे लगता है कि वो तो बड़ा क्लीशेड है, जैसे एकता और अखंडता की बात हम करते हैं, उस तरह नारी सशक्तिकरण। मेरा ये मानना है कि सबसे पहले उन्हें ये समझाने की जरूरत है कि वो सशक्त कब कहलाएंगी। जब उन्हें ये पता चलेगा कि वो सशक्त कब कहलाएंगी, उसकी तरफ वो प्रयास करेंगी। दैट इज वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हिच इज मिसिंग दीस डेज। मुझे ऐसा लगता है कि बालिकाओं को, देखिए मेरा मैं ये कहना चाहूंगी कि आई एम अ पॉजिटिव पर्सन, तो मैं सॉल्यूशंस की बात करती हूँ। मैंने प्रेसिडेंट कलाम के साथ 2 साल काम किया है राष्ट्रपति भवन में, और जब उनके साथ हम काम करते थे तो वो ये कहते थे कि आप प्रॉब्लम्स की बात मत करिए, आप सोल्यूशन की बात करिए। प्रॉब्लम तो है, सभी को पता है, सोल्यूशन क्या है? सो आई हैव बीन टॉट एंड ट्रेन्ड टू फाइंड आउट सोल्यूशंस। मीडिया क्षेत्र में बहुत अनुभव है। मीडिया में रहते हुए मैं ये कहना चाहूंगी, हमारे जितने भी आज पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सबको ये जानने की जरूरत है कि मीडिया में बहुत कुछ जो दिखता है वो रियलिटी नहीं है। और मीडिया में उजागर तो करते हैं, लेकिन इट इज अ हाफ बेक्ड केक। वो पका भी नहीं है, आग पर चढ़ा तो दिया गया है, पूरी तरह से पका भी नहीं है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल, हम अपने विवेक का इस्तेमाल करके उसकी विवेचना कर सकते हैं। राज्य में और राज्य से नीचे आता है, जैसे जिलों में, फिर ब्लॉक्स में, पंचायत लेवल पे और ग्रामीण लेवल पे सबसे ज्यादा आज कॉन्फिडेंस की किसी को जरूरत है तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो बालिकाएं हैं उन्हें। अब बालिकाओं के हौसलों को हमें बुलंद करने के लिए क्या करना होगा, इस पर हमें एक वाइट पेपर तैयार करना चाहिए। उनके हौसलों को बुलंद करने के लिए उनको शारीरिक, मेंटल, फिजिकल, मेंटल और सामाजिक, सोशली हमें स्ट्रांग बनाना होगा। थोड़ी देर पहले जैसे अभी कबीर सर ने भी कहा था कि उनका शारीरिक रूप से कमजोर, पोषण बहुत जरूरी है। भारत सरकार बहुत बड़ा स्कीम चला रहा है। क्या ये स्कीम सबके पास पहुंच रहा है? तो हम जैसे ऑर्गेनाइजेशन, और प्रशांत सर हैं जैसे एनएसएस की तरफ से, क्या हम एक ऐसा सर्वे करके बता सकते हैं और बहुत सकारात्मक रूप से बता सकते हैं कि वो कितने पहुंच रहा है? जिनके पास नहीं पहुंच रहा, सबसे पहले वो फिजिकली कमजोर हुई लड़कियां। सेकेंड बात, मेंटली स्ट्रांग है कि नहीं। मेंटल स्ट्रेंथ जो है, मानसिक शक्ति के लिए सबसे पहले गांव में आर्थिक क्षमता की जरूरत होती है। गांव में जो महिलाएं, जो लड़कियां, छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, वो भी वही सपने देखती हैं जो हम देखते हैं। उन सपनों की उड़ान जो इतनी तेज भरने के लिए उन्हें लोग ल्योर करते हैं, यू नो। और गांव में कि हम आपको ये, अब जैसे जो बहुत सारे बच्चे गायब होते हैं, उसके पीछे ये मानसिकता है कि उन्हें सेलिब्रिटी बनना है। आज हम ग्लोबल कम्युनिटी में रह रहे हैं। ग्लोबल कम्युनिटी में हमारे पास में वो सारी जानकारी है कि अमेरिका में क्या चल रहा है और पृथ्वी के दूसरे जगह पे क्या चल रहा है और हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे गांव में क्या चल रहा है। गांव में रहने वाली लड़की जो है, उसकी एस्पिरेशंस, आकांक्षाएं वैसी ही हैं जो अमेरिका में है। उसे उस स्वप्न को पूर्ण करने में उसका मेंटल बैलेंस इस तरह कभी कभी बिगड़ता है कि वो गलत दिशा में कभी कभी जाने लगती है। माँ बाप को बहुत जरूरत है कि उन्हें काउंसिल किया जाए, उन्हें बताया जाए कि हमारा सांस्कृतिक परिवेश क्या है, इस परिवेश के तहत हमें क्या इच्छाएं, आकांक्षाएं रखनी चाहिए। उस इच्छा और आकांक्षा को रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो कदम है वो उठाए जाने चाहिए। उस इम्पोर्टेंट कदम में पहली चीज है शिक्षा। भारत सरकार ने जितना प्रयास किया है एजुकेशन फॉर ऑल, वो
पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन उसको आत्मसात करने के लिए मेंटली हमें काउंसलिंग देने की जरूरत है उनके पेरेंट्स को। उसके बाद हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि सोशली वो स्ट्रांग बने। सोशल स्ट्रेंथ के लिए मैंने पर्सनली हरियाणा में बहुत काम किया है। हरियाणा में हम लोगों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरू किया, और आज आप देखिए सबसे ज्यादा महिला खिलाड़ी रेसलर्स हरियाणा से हैं। तो साक्षी मलिक जो है वो एक गांव से है, और जब उसने मेडल जीता तो उनके प्रधान ने, क्योंकि मैं ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्रालय में थी, तो उनके गांव के प्रधान ने हमें बताया, और वो वहां पे एक मिसाल बन गई। मिसाल कायम कर करके सोसाइटी में ये बताना कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के बेसिस पे आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें, ये चीज बालिकाओं में उनके अंदर इंस्टिल करना है ना, यू शुड इंस्टिल, तो वो बहुत जरूरी है। वो बहुत कम है आजकल, क्योंकि समाज में ही हम इतना डिफरेंशिएशन है, और है ये, इस चीज को हम चाहे कितना भी उसमें प्रयास कर लें। मानसिकता जो अभी एक पहले वक्ता ने कहा, मानसिकता बदलने के लिए कैसे बदले? ऐसे बदले कि समाज में हम जैसे लोग, एनएसएस है, नेहरू युवा केंद्र संगठन है, ऐसे लोग हैं जो समाज से जुड़े हुए हैं, वो ऐसे उदाहरणों को बताए कि कठिन रास्ते पर चल के भी लड़की जो है वो सक्सेस पा सकती है। एक भी लड़की अगर सक्सेसफुल हो जाती है, पूरे गांव की लड़कियों में हौसला। तो 3 चीजों की हमने अभी बात की है। दे हैव टू बी फिजिकली, मेंटली एंड सोशली स्ट्रॉन्ग। इसके लिए हमें और प्रयत्न करने की, प्रयास करने की जरूरत है। तो आज हम कहते हैं कि बालिकाओं को अवसर नहीं मिलता, ऐसा नहीं, अवसर तो है, लेकिन इसकी उनको जानकारी नहीं, कैसे अवसर का लाभ लेना है ये हमें उन्हें बताने की जरूरत है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं अपने लाइफ में मैंने हमेशा इसको आत्मसात किया है, वो ये है कि ईश्वर ने हमारी जो बौद्धिक क्षमता है, हमारा जो माइंड, मस्तिष्क है, शरीर के ऊपरी हिस्से में रखा है, और हम अगर अपने इंटेलेक्ट और दिमाग का प्रयोग करें तो उसमें जेंडर का कोई बैरियर नहीं होता। इसीलिए दिमाग को शरीर के ऊपर रखा गया है, और हमें अपने विवेक और मस्तिष्क का उपयोग, हमें अपनी बालिकाओं को बताना है कि आप उसका उपयोग कीजिए। जब आप इंटेलेक्चुअली और व्यक्तित्व आपका स्ट्रांग होता है, तब आप अपनी बात कहती हैं, तब फिर जेंडर बैरियर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। भारत में पहला नहीं है, अभी हम जो बता रहे हैं वो पहला केस नहीं है। आप सभी को मालूम होगा कि पुराने जमाने में, पता नहीं आपको इतना इंटरेस्ट होगा कि नहीं, उस दौर में लोपामुद्रा, गार्गी और वसुंधरा जो कालिदास की पत्नी थी, उस समय विदुषी महिलाएं रही हैं, और उस समय भी उनको अपोज किया गया। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि आप सभी ने विदुषी गार्गी के बारे में सुना होगा। अब विदुषी गार्गी जो है वो अपनी प्रतिभा, और उन्हें पता था कि वो विदुषी है, उनके पिताजी को पता था, उनके पिताजी विद्वान थे, लेकिन उनकी माँ जो थी वो कभी उन्हें शास्त्रार्थ करने के लिए जाने नहीं देती। वो कहती थी कि तुम लड़की हो, तुम्हें क्या करना, शास्त्रार्थ करने की जरूरत है। लेकिन विदुषी गार्गी के पिता ने उसका समर्थन किया, और चुपके से माँ की जानकारी के बिना पिता उसे शास्त्रार्थ करने के लिए लेकर गए। और आप सब देखेंगे कि अगर पूरे इतिहास में आप देखते हैं तो ऋषि याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में जो उन्हें ब्रह्मवादिनी कन्या गार्गी के नाम से जाना जाता है, वो है, आप इतिहास में देखेंगे कि किस तरह उसने जाके शास्त्रार्थ किया। और वो तो विदुषी है, और हमारे देश की है, वो गांव की है, गरीब है, ऋषि की बेटी है, और क्या चाहिए है। हमारे सामने ऐसे उदाहरण हैं। ऐसे उदाहरणों से हौसले को बुलंद करके हम अगर माता पिता
माता पिता में से कोई एक भी सपोर्ट करे, जैसे यहाँ पिता का सपोर्ट था, माता का सपोर्ट बाद में आ जाएगा। माता थोड़ा डरती है बेटी को लेकर, माता सोचती है कि भाई समाज में लोग क्या कहेंगे, पुरुषों के बीच में जा रही। गांव में ये बात अभी भी है, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं है। शहर में बहुत प्रिविलेज्ड लोग हैं, 20% लोग यहाँ रहते हैं। 69% of the population of the country resides in rural area. So that is why जब हम बात करते हैं तो हम रूरल एरियाज की बात करते हैं। तो अब क्या है कि जो हमारा पुराने समय में जो महिलाओं को जो स्थान दिया गया था वो अब बदल गया। अब क्या है कि हम खुद ही भेदभाव बनाने लगे, खुद ही अपने आप में हमने डिफरेंशिएशन कर लिया है। तो इसे हमें उदाहरण के साथ निकालने की जरूरत है। सुरक्षा की दृष्टि से प्रशांत जी ने जो बताया है, मैं कई डिबेट्स में, मैं एनडीटीवी के डिबेट में मैं गई थी, वहां भी मैंने ये कहा, देखिए जब तक पुलिस रिफॉर्म इस देश में नहीं होगा, आपको मालूम है गांव में 1000 लोगों के ऊपर एक कांस्टेबल है। 1000 व्यक्ति 10 किलोमीटर की रेडियस पे एक पुलिस वाला है। एक कांस्टेबल क्या कर लेगा वहां पे? हमें अगर गांव की स्थिति और महिला सुरक्षा या बालिका सुरक्षा पर काम करना है तो हमें पुलिस रिफॉर्म तो करना ही पड़ेगा। और ये मैंने कई प्लेटफॉर्म्स में बोला है कि पुलिस रिफॉर्म करिए, हर एक पंचायत पे एक छोटी चौकी बनाइए। गांव में रूरल पुलिसिंग बहुत जरूरत है। अब पुलिस कितना आगे चल के विश्वसनीयता से कार्य करता है या पुलिस कैसे मिलते जुलते, वो एक अलग विषय है, लेकिन आप व्यवस्था तो दीजिए, व्यवस्था देना बहुत जरूरी है। सो अगर सुरक्षा पे हमें कार्य करना है तो पुलिस रिफॉर्म्स के अलावा हो ही नहीं सकता। हर एक पंचायत में अगर एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जैसे डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरह पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन, और पंचायत में एक छोटी सी चौकी है। 2.5 लाख पंचायतें हैं, आप 2.5 लाख पंचायत में पुलिस रिफॉर्म करिए, कितने लोगों को रोजगार भी तो मिलेगा। बेरोजगारी के लिए अलग चिल्ला रहे हैं लोग, वो भी हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है, तब हम गांव की बालिकाओं को सुरक्षित कर सकते हैं। दूसरी बात है, माँ बाप में वो एक विश्वास हो कि पढ़ लिख करके बच्चे आगे बढ़े, और उसको जो भगा कर ले जाने वाले आजकल जो किस्से हो रहे हैं वो इसीलिए है कि उनके जो स्वप्न है वो पूरा करने के लिए वो बहुत जल्दी अपने स्वप्न को पूरा करना चाहते हैं। इसलिए हर गांव में एक महिला परामर्श काउंसलर का होना बहुत जरूरी है। मेरी जो इच्छाएं हैं, अर्बन एरिया में मैं जाके अपने साइकेट्रिस्ट से बात कर सकती हूँ, लेकिन गांव में वही प्रॉब्लम है, वो किससे बात करे? माँ बाप से नहीं बात करती, वहां लड़कियां चुप रहती हैं, शर्मा जाती हैं, सहेलियों से बात करें और डर है कि गांव में कहीं और पता चल जाएगा। तो एक पुलिस रिफॉर्म है और दूसरा काउंसलर की आवश्यक। अब एक बात यह है कि बालिकाएं मजबूत कैसे हों। मेरा लास्ट पॉइंट ये रहेगा कि हम नारे दे सकते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी कैसे बचाओ ये भी हमें सोचना पड़ेगा। वो कैसे, एक बालिका को आप तुलसी के पौधे की तरह देखें, उसे आप घर में जब पौधा रोपते हैं तो उसे बहुत प्यार से उसे सींचना पड़ता है और उसे ऐसे बड़ा करना चाहिए, उसका रख रखाव, उसका ख्याल रखा जाए, वो तब वो तुलसी की तरह पवित्र बनकर रह सकती है। और ये काम माँ बाप और समाज कर सकता है। अब जो हरियाणा में मैंने देखा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें 10% वहां पर उन्होंने इस चीज को किया है, लेकिन आर्थिक जो असमानता है, आर्थिक असमानता का सीधा कोरिलेशन आपकी बेटी की असुरक्षा, विकास ना होना, और everything is directly proportional to the daughter's development. वो तभी होगा जब एजुकेशन फॉर ऑल को ये माता पिता कहे कि हम कुछ करें या ना करें, पोषण और शिक्षा
लड़की के लिए ये तो हमें सुनिश्चित करना ही पड़े। और सरकार को, राज्य सरकार हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन हो या हमारा केंद्र सरकार, वो ऐसे आंकड़े निकाल के उसके लिए उसको पनिशमेंट की तरह लेके, ये पनिशेबल ऑफेंस है कि अगर आपके गांव में बच्चे कुपोषित हो, तो अशिक्षित हो, तो इट शुड बी ट्रीटेड एज एन ऑफेंस। तब जाके लोगों को मतलब दिमाग की घंटी बजेगी कि बोलेंगे अरे ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ाई लिखाई करके जब अपने पांव पे खड़ी होंगी, फिर अपने वोकेशन की तरफ ध्यान देंगी, माता पिता का जिस दिन सहारा बनेंगी, देश की ग्रामीण क्षेत्र की 25% लड़कियां भी अगर माता पिता को आर्थिक रूप से सहयोग देंगी, उस दिन ग्रामीण विकास के लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोग ये सोचेंगे कि लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है। इसके लिए काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कल्चरल हम लेकर ये बैठ जाते हैं कि जो अभी मैंने 2 बातें करी, तीसरी बात है हमारे कल्चरल परिवेश में रहकर हमें बच्चों को, बालिकाओं को ये सिखाना होगा कि हम अपने सांस्कृतिक परिवेश में रहकर भी विकास कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हमें बहुत थिंकिंग मॉडर्न होना चाहिए, लेकिन हम अपने सांस्कृतिक परिवेश में रहकर कैसे हम शिक्षित होकर समाज में अपना व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। मलाला यूसुफजई जैसे लोग हमारे सामने हैं। अपने सांस्कृतिक परिवेश में आवाज उठा के शिक्षा प्राप्त करके वो उस जैसी बालिकाएं हमारे सामने एग्जाम्पल है। ऐसी चीजों को हम मैं आपको एक उदाहरण जल्दी से देना चाहती हूँ। मैं जब मनरेगा के कार्य देखने के लिए गांव में गई थी, राजस्थान के पास तिलोनिया एक जगह है, तिलोनिया के पास एक गांव में मनरेगा, वहां मेरी एक मित्र बनी गीता, वो मनरेगा वर्कर थी, उसका मोबाइल भी मेरे पास है, वो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त। उसकी 2 लड़कियां हैं, उन दोनों लड़कियों को मनरेगा के पैसे से उसने सरकारी स्कूल में पढ़ा के दोनों को 8वीं पास किया। उसके बाद उसने कहा कि मैडम मेरा हस्बैंड जो है वो अजमेर में एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, अब मैं लड़कियों को 8वीं के बाद वहां पर हायर सेकेंडरी। तो ये एक सोच की बात कि उसने ये सोचा, ऐसा नहीं कि सुविधा नहीं है, सुविधा है। उस गीता ने मनरेगा के पैसे से अपनी 2 लड़कियों को पढ़ाकर उसने अपना एक, तो इसीलिए माँ बाप को बहुत जरूरी है ये प्रण लेना कि हम बेटी को मानसिक, शारीरिक, शैक्षिक, सामाजिक स्तर पे हम उसे सबल बनाएंगे। वो सोच उनके पास होनी चाहिए। सुरक्षा की मैंने आपको जैसे बात करी है, तो आप देखिए पिछले प्रशासनिक सेवाओं में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो रिजल्ट्स आए थे उसमें 25% से भी कम महिलाएं हैं। पढ़ लेती हैं, एग्जाम पास कर लेती हैं, लेकिन आगे बढ़ने तक का हौसला नहीं है। और अभी रिसेंटली एक स्टडी ने हमें बताया है डॉक्टर भावना कि डिप्रेशन का शिकार गर्ल्स बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रही है। तो एक स्टडी में उन्होंने ये बताया है कि जो एस्पिरेशन है, जो आकांक्षाएं हैं वो पूरा ना होने की वजह से और उनके जो हौसले हैं उसको संबल ना मिलने की वजह से जो लड़कियां हैं वो यंग लड़कियां हैं। और मैं गांव में इस विषय पर भी मैंने डॉक्टर रेखा गुप्ता को ये शेयर किया था उनके साथ। गांव में हम टीनेज प्रेगनेंसी पर हम काम करते हैं, तो उनको एक हम लोग शिक्षा देते हैं और एक उन लोगों को ऐसा है कि युवा रूरल एरियाज में एक्सप्लोर करने की बड़ी इच्छा है कि ये भी एडवेंचर कर ले, वो भी एडवेंचर कर ले, और जब एडवेंचर कर लेते हैं और कोई गलत बात हो जाती है तो उसको हैंडल कैसा करना है, हैंडल नहीं कर पाते हैं तो फांसी लगा लो, जहर खा लो, कुएं में कूद जाओ। हम लोगों ने एक पहल किया उमंग कृति फाउंडेशन की तरफ से और हम लोगों ने उनकी काउंसलिंग करी। एक व्यक्ति तो इतना नहीं कर सकता, इसलिए हमने राज्य सरकार से कहा कि आप काउंसलर रखिए,
स्कूल्स में काउंसलर रखिए, परामर्शकर्ता रखिए, ऐसे लोग रखिए जिनसे बालिकाएं बात कर सके, उससे उनकी सुरक्षा जो है। अब स्वास्थ्य पे हमको बहुत कार्य करने की जरूरत है। बालिकाओं के स्वास्थ्य, कुपोषण पे बातें तो बहुत की जाती है, लेकिन कुपोषण पे कार्य हुआ भी होगा पर रिजल्ट इतना नहीं आया। तो अगर हम एक पाई चार्ट देखें तो 40% काम हुआ होगा, अब बचे हुए 60% का क्या हुआ, उस पे काम करने की बहुत जरूरत है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने इस मुद्दे को उठाया और आपने हमें मुझे इन चीजों को आपके सामने रखने का मौका दिया। मुझे ये लगता है कि हम सब केवल वेबिनार तक ही ना सीमित रहे, हम लोग एक पेपर बनाए और उस पे हम अपने सॉल्यूशंस लिखें, और हम सॉल्यूशन लिख करके एक डिक्लेरेशन प्रशांत जी और कबीर जी की ओर से, हो सकता है मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में इतना काम किया है, शिवराज जी ने बहुत काम किया। जब हम देखते हैं कि मैं तो गांव में जाती हूँ ना, तो वहाँ पे बहुत आदर से उनका नाम लिया जाता है, क्योंकि उन्हें वहाँ मामा जी बोलते हैं। और लाडली लक्ष्मी योजना के लिए, और मैं जब संचालन करती थी तो मैंने तो वो कन्या जो शादियां वादियां करते थे वो अपने सांसद निधि के पैसे से करते थे भाई। मतलब ही इज एन एग्जाम्पल, ही इज एक्चुअली डन इट। तो हम ये एक पेपर बना के, एक रिफॉर्मेटिव पेपर बनाए और इन मुद्दों को उनके सामने रखें कि अगर हम ऐसे ऐसे कदम उठाएं तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश में स्थिति थोड़ी बदले। और पुलिस रिफॉर्म्स तो बहुत जरूरी है, और पंचायत लेवल पे अगर हम सिक्योरिटी सिस्टम इतना दुरुस्त करें, आप देखना वहां पे अगर कोई कांड होता है या कुछ होता है, वो केस रजिस्टर तक नहीं करते। इतने बाउंड्रीज, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज की इतनी लड़ाई है, बोलेंगे ये थाना, ये गांव इस थाने में नहीं, उस थाने में आता है, उसमें नहीं, इसमें आता है, तुम इधर बोलो उधर बोलो। इसके लिए क्या है, दो काम हो सकते हैं। एक तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन होगा, कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है, कंप्यूटर है, वो नहीं करते। इसलिए हम पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में उन्हें एक सजेशन दे सकते हैं कि वो ग्राम पंचायत लेवल में छोटी सी चौकी करें। और सबसे लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी, पता नहीं मेरे प्रोफाइल और मेरे बारे में बहुत लोग जानते हैं कि नहीं जानते। हम 4 बहनें हैं और हमारी मदर ने कभी भी मुझे तो कभी डिफरेंशिएशन, अच्छा मैं साउथ इंडियन बैकग्राउंड से आती हूँ तो वहाँ पे ये लड़का लड़की वाला चक्कर तो है ही नहीं, वी डोंट, वहाँ कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। और हालांकि हम सांस्कृतिक परिवेश में पले बड़े। मेरी माँ ने मुझे कहा कि 7:30-8 बजे के बाद तुम घर से बाहर नहीं जाओगी, क्योंकि मेरे फादर बहुत जल्दी एक्सपायर हो गए थे, मेरी मदर के ऊपर जिम्मेदारी थी। आत्मनिर्भर बनने के लिए जो माँ एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। हर माँ को ये चाहिए अपनी बेटी से कहे कि अपने आप को आत्मनिर्भर तो बना, लेकिन अति आत्मनिर्भर मत बनो। किसी चीज की अति, चाहे वो कॉन्फिडेंस हो, ये कि अपने आप को ऐसे सिचुएशन में ना डालो जिसमें से आप अपने आप को बाहर ना निकाल सको, ये बहुत जरूरी है। और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में रहते हुए भी हम विकास करके अपने आप का, अपने व्यक्तित्व का विकास करके समाज, देश के इसके विकास में हम योगदान कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम लड़कियों के सामने ऐसी मिसाल पेश करें कि आप लड़के लड़की की लड़ाई में मत पड़िए। अगर समाज में है ऐसा प्रॉब्लम है तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके अपने व्यक्तित्व को इतना सशक्त बनाइए ताकि लोग आपको एक्सेप्ट करें। हमारे सामने बहुत बड़ा, अभी रिसेंटली हमने देखा कि हमारे सामने एक मिसाल है जो शिवानी सिंह है,
जो रफाल उड़ा रही हैं, और रफाल उड़ाना इतना आसान काम नहीं है। और हरियाणा की बेटी है सुनीता चावला है, तमाम लड़कियां हैं जिन्होंने प्रूव किया है। उनके एग्जाम्पल को हम समझें और हम लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के दिन ही नहीं, आने वाले सभी दिनों में हम ये बताएं कि अपने ऊपर अगर तुझे विश्वास है, अपने काबिलियत पे तुझे विश्वास है, तो माता पिता तेरा साथ देंगे, समाज तेरा साथ देंगे। अपने आप को प्रूव तो करो और समाज में एक उदाहरण बनो, बाकी चीजें पीछे से आ जाएगी। और समाज की सुरक्षा, सबसे ज्यादा गरीबी जो है, गांव में जो प्रॉब्लम है, आर्थिक असमानता जो है, उसके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा। और स्कीम्स बहुत सारी है, जैसे कबीर शाह जी ने बताया था, बस हम ये प्रयास करें कि वो स्कीम्स उन तक पहुंच जाए। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसी तरह थोड़ा थोड़ा हम प्रयास करते रहे। भारत की महिलाओं ने बहुत ऊंचाइयां हासिल की है, और आज हमारे देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं। आप रिपब्लिक डे परेड देखिए, अभी रिसेंटली एक लेडी आर्मी ऑफिसर ने उसे परेड को लीड किया। और मैं जिस मंत्रालय में हूँ, हमारी नेत्री निर्मला सीतारमण जी है, और जब वो दहाड़ती है पार्लियामेंट में, अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। हमें ऐसी मिसाल कायम करना है, देश में ऐसी मिसाल कायम करनी है कि जो हमारा जर्नी हो, जो हमारी यात्रा रही हो, उस ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ यात्रा से होते हुए हम बालिकाओं को ये बताएं कि सभी के जीवन में कष्ट है, लेकिन अपने आप को आप प्रूव करो। शिक्षा, स्वास्थ्य, उससे उसको सुदृढ़ करो, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करो, और अपने घर के लिए अच्छा काम करो, समाज के लिए, फिर देश के लिए। मेरे हिसाब से अगर ऐसी इस पैटर्न में अगर हमारी देश की बालिकाएं काम करेंगी, तो आज जो 12% है, वो कम से कम 50% आने वाले समय में होगा, जब देश की बालिकाओं पर हम सबको गर्व होगा। और एक से एक मिसाल आएंगे, हमें बैठ के सोचना नहीं पड़ेगा कि आज एक मिसाल है तो अगले साल एक मिसाल आएगा। एवरी डे शुड बी a day of invention and a day of celebration for girl child। मेरी ओर से मुझे आप सभी ने मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा तो क्या है, मैं पब्लिक स्पीकर हूँ, मेरा हरि अनंत हरि कथा अनंता है, और इस विषय पे मैं निरंतर बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरे अपनी लाइफ में ऐसे अनुभव हैं जो सुनते सुनते लोग विश्वास भी नहीं करते, क्योंकि मैं बोल रही हूँ इसलिए विश्वास कर लेते हैं। लेकिन आज आपने मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर रेखा, डॉक्टर नीतू पालीवाल। Thank you so much, ma'am. धन्यवाद मैडम। That was a very wonderful presentation. Thank you for giving your valuable time and support. Girl Kids give girls child to wings to fly. Don't give reason to cry. We have some of the questions from participants, ma'am. Definitely, yeah. In spite of POCSO Act, this is POCSO Act. In spite of POCSO Act, what the girl abuse is not effectively under control. What further measures should be taken to adopt zero tolerance policy in this regard? आपकी आवाज से थोड़ी कट कर आ रही है, so it is breaking actually. I'm not able to hear. In spite of POCSO Act. Yes. Are you able to hear, ma'am? Yes, ma'am. In spite of POCSO Act, why the girl abuse is not effectively under control? What further measures should be taken to adopt zero tolerance policy in this regard? The basic issue is that there are two things. One is the availability of the right. Second is the utility of that right. Okay. So, अभी जैसे मैंने अपने वक्तव्य में कहा
पॉस्को राइट्स हैं उसको हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है, इट इज वेरी स्लो। थोड़ा सा ये भी प्रॉब्लम आता है कि किसी पॉइंट को प्रूव करने के लिए एक्ट्स तो है, रूल्स है, लेकिन उसे प्रूव करने में बहुत समय लग जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है लोगों में। जो उनके हक हुकूक हैं वो दे आर नॉट अवेयर ऑफ देयर ओन राइट्स। अगर हम अवेयरनेस उस गांव के लेवल तक बढ़ाएं, अभी जैसे डॉक्टर भावना आपको और मुझे अपने राइट्स के बारे में मालूम है, हम पढ़े लिखे प्रिविलेज्ड लोग हैं, लेकिन अगर आप गांव जाएंगी तो वहां पे आप देखेंगे कि उन्हें पता ही नहीं है हम क्या बोल रहे हैं। अवेयरनेस की बहुत कमी है और इसको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना करके हमें उनको उनकी भाषा में समझाना होगा। उन्हें ये बताना होगा, जैसे अभी बीच में हम लोगों ने गुड टच बैड टच पे बहुत काम किया था, गांव में जाके गांव में बताया था। कोई आपको चॉकलेट दे के लेके जाता है और इस तरह के अब्यूज की कैटेगरी में क्या आता है, और वो अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर वो चाइल्ड अब्यूज में आ जाता है, उसको प्रूव करने में, क्योंकि हमारा जुडिशियल सिस्टम लीगल इतना स्लो है। अब आप निर्भया के केस में देखिए 7 साल लगे, क्योंकि प्रूव करने में जुडिशियरी सिस्टम बहुत स्लो है। इसलिए हमें ऐसा एक मूवमेंट चलाना होगा कि गर्ल चाइल्ड और उनके अब्यूज के लिए क्या हक है, उसे उनके लैंग्वेज में उन्हें रिगरस अवेयरनेस मूवमेंट हमें चलाना होगा। Hello. Yeah. Yes, ma'am. There's one more question from the participant. How the media can help so that the child abuse gets eradicated from the society? The eradication of a social evil from the society is a very big thing. But small measures, can be taken. As I told you just now, it's the awareness. तो हमने छोटी छोटी चीजें बनाई थी, जैसे हम हरियाणा में हमने प्रयास किया था गुड टच बैड टच, और थोड़ा सा उनको आइडिया दिया था हमने कि अब्यूज की जो लाइन है, व्हाट इज द लाइन दैट शुड नॉट बी क्रॉस्ड। और जैसे ही कोई उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनके साथ गलत काम हुआ है या मतलब थोड़ा सा फील भी आता है, पेरेंट्स को बहुत जरूरत है सतर्क रहने की। इससे चाइल्ड अब्यूज बहुत ज्यादा कर्ब हो सकता है, क्योंकि आप देखिए गांव में लड़कियां, मैंने अभी जैसे आपको बताया, हरियाणा वगैरह में गाँवों में बात ही नहीं करते हैं। बहुत सारी जगह पे गांव में बच्चे बात ही नहीं करते हैं पेरेंट्स से। इवन इन राजस्थान और लाइटली ले लेते हैं। अब जैसे छोटा बच्चा है, कोई एक अडल्ट मेल एडल्ट है, उसके थोड़ा सा बैक पे हाथ रख दिया ऐसे तो बच्चा सोचता है ये तो पुचकार रहा है, लेकिन माँ को जाके अगर वो बताएगा कि आज ऐसा ऐसा हुआ, तो उसकी माँ बताएगी उसको। ये चीजें अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, उसको कहते हैं हैमरिंग, नडजिंग, कॉन्स्टेंटली बताते रहेंगे, तो वो बच्चा तुरंत जाकर के वो उन्हें बताएगा। और सख्त से सख्त कानून। अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कानून तो है लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करने में बहुत समय लगता है। वो जो एक प्रोसेस को थोड़ा कम करने की जरूरत है, ड्यूरेशन